मेरी समझ के परे कि शिक्षा मंत्री की भूमिका बिहार में शिक्षा के सुधार को लेकर है या छात्रों में बंटवारे को लेकर है। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री के बार बार इस तरीके से विवादित बयान आते हैं, पहली बात तो आपको छात्रों की चिंता नहीं। आप एक ऐसे प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं जहाँ पे सालों साल तक कोर्सेज समाप्त नहीं होते, जहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन बद से बदतर होती जा रही है, जहाँ पर भवन ही नहीं है बच्चों के बैठने के लिए, बेंचेस ही नहीं है बच्चों के बैठने के लिए। उस पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा शिक्षा मंत्री का ध्यान हर चीज़ पर रहता है। इस तरीके के विवादित बयान देने से कोई भी सामान्य व्यक्ति भी ये बताएगा कि सिर्फ समाज में बंटवारे की भावना उत्पन्न होगी। भाई कई लोग हैं जो आस्था रखते हैं रामचरितमानस पर। आप शिक्षा मंत्री हैं, भाई कैसी भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। पोटेशियम साइनाइड, भाई अगर वो पोटेशियम साइनाइड होता तो अभी तक तो सब लोग समाप्त हो गए होते। भाई कैसी बातें आप कर रहे हैं। और इस तरीके की बेफिजूल बातें आज की तारीख में कर कर समाज में बंटवारा पैदा करने के अलावा इससे किसी को क्या प्राप्त होगा। क्या शिक्षा यही सिखाती है कि समाज में बंटवारा पैदा करें, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अलग अलग संप्रदायों के नाम पर? या शिक्षा सबको जोड़ने की बात करती है, सबको साथ मिलकर आगे लेकर चलने की बात करती है? और यही कारण है क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री का ध्यान ही इस तरफ नहीं है, इसीलिए बिहार से बच्चे पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं। एक बार शिक्षा मंत्री ने जानना ज़रूरी समझा कि भाई कोटा में बिहार के बच्चे क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? क्या एक बार भी उनके परिवार वालों से जाके इन्होंने मिलना ज़रूरी समझा? सिर्फ विवादित बयान देने के अलावा इन शिक्षा मंत्री का और कोई काम नहीं है। बल्कि हम लोग तो मांग करते हैं कि भाई तत्काल प्रभाव से ऐसे शिक्षा मंत्री जो समाज में बंटवारे की राजनीति करते हों, जो बच्चों में भाईचारे की बजाय एक दूसरे को अलग करने की सोच रखते हो, ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल प्रभाव से अपने पद से हटा देना चाहिए। इनको इस्तीफा भी नहीं, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, ताकि आने वाले शिक्षा मंत्रियों को ये समझ में आए कि बिहार के बच्चों को जोड़ने की सीख देने की ज़रूरत है, ना कि उनके भीतर ये अलगाववाद, उनके भीतर ये बंटवारे की सोच उत्पन्न करने की बजाय। भाई ये एक अलग ही आपातकाल की परिस्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है विपक्षी दलों के इस महागठबंधन के द्वारा। तमाम दल एक साथ आते हैं और कुछ पत्रकारों की एक सूची जारी करते हैं और बोलते हैं कि भाई हम इनको बाइकआउट करेंगे। अब ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी नहीं है तो और क्या है बताइए? क्या ये आपातकाल नहीं है? मतलब जो चीज़ आपके मन मुताबिक नहीं होगी आप उसका बहिष्कार करेंगे। बल्कि आपको इन प्लेटफॉर्म्स को और इस्तेमाल करना चाहिए। भाई अगर आपसे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं या अगर आपके कहे अनुसार अगर आपकी बातें नहीं उस पर की जा रही हैं और अगर आपको लगता है कि ये लोग कोई षड्यंत्र रच रहे हैं आपके खिलाफ, तो वही मौका भी है आपके पास अपनी बातों को और स्पष्ट तरीके से जनता के सामने रखने का। पर इस तरीके से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का बहिष्कार करना, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? हर समय आपके अनुसार तो सवाल नहीं पूछे जाएंगे ना। और ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं होता, भाई हर जगह होता है। कितने पत्रकार हैं जो सत्ता से ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। बट हाँ, एक बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष की भी है, विपक्ष से भी सवाल किए जाएंगे कि आपने इस विषय को क्यों नहीं उठाया, आपने उस विषय को क्यों नहीं उठाया। जहाँ सत्ता भी जवाबदेही है वहाँ विपक्ष भी जवाबदेही है। पर ऐसे में बहिष्कार कर देना ये पूरी तरीके से एक आपातकाल की परिस्थिति बनाने की तरीके से, और इसका हम लोग निंदा करते हैं। अगर आपके हिसाब से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, आप उन पत्रकारों के पास नहीं जाएंगे, अगर आपको जाना ही सिर्फ उन लोगों के पास है जो आपके हिसाब से सवाल करें, तो फिर इससे तो बेहतर है कि भैया हर दल जो विपक्षी गठबंधन में है अपना अपना न्यूज़ चैनल खोल ले, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बातों को रखें। फिर डिबेट्स में जाने का मतलब ही क्या हुआ, या ऐसे चैनल्स के फिर होने का मतलब ही क्या है अगर आपको सिर्फ अपने हिसाब से सवालों को पूछना। पीएम ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। हकीकत है, और ये बात तो अब खुलकर सामने आ गई है। जिस तरीके से डीएमके के एक मंत्री ने सामने आकर उदयनिधि के बयान के बाद जिस तरीके से एक मंत्री ने सामने आकर कहा कि भाई मुंबई की बैठक में ये रणनीति तय की गई है और ये रणनीति यकीनन तय की गई होगी। मैंने तो उसी दिन, जिस दिन उदयनिधि जी का बयान आया था, उसी दिन मैंने कहा था कि क्या ये मुंबई की बैठक में ये तय किया गया है कि भैया सनातन धर्म के ऊपर हम लोग को अटैक करना और उसको समाप्त करने की रणनीति के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है। ये सोच विपक्षी दलों में है। ये रह रह कर ये जो बयान आते हैं, बार बार रामचरितमानस की बात करना, या जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री रह रह कर इसके ऊपर बयान देते हैं, ये सोच विपक्षी दलों के गठबंधन के भीतर है और उनका प्राइमरी एजेंडा ये है।
अभी तक हम लोग सवाल करते थे कि भाई इन्होंने कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनाया। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही यही है कि किस तरीके से एक सुनियोजित तरीके के तहत, एक सुनियोजित रणनीति के तहत किस तरीके से सनातन धर्म को समाप्त किया जाए। ये इनका प्राइमरी एजेंडा है विपक्षी दलों के इस गठबंधन का, और उसी एजेंडे पे ये लोग आगे बढ़ने का ये लोग काम कर रहे हैं। किस तरीके से समाज में बंटवारा किया जाए, किस तरीके से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया जाए, किस तरीके से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाए। भाई आप कौन होते हैं किसी भी धर्म के बारे में सही या गलत जज करने वाले? ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है, और ये हर धर्म के लिए, हर धर्म के लिए ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है कि कौन सा धर्म, किस धर्म, कौन सा व्यक्ति किस धर्म में आस्था रखता है। आप कोई नहीं होते उनको बताने वाले कि आप इस धर्म में आस्था रखिए या ये धर्म सही है या ये धर्म गलत है। ये व्यक्तिगत चॉइस है, इंडिविजुअल चॉइस है ये पूरी तरीके से। पर ऐसे में जब ये तमाम दल एक साथ आते हैं, और मुझे ताज्जुब होता है कि भाई इसमें कई घटक दल खामोश क्यों हैं? उनकी खामोशी भी एक मौन समर्थन ही है ना। क्या किसी ने एक बयान दिया इसके खिलाफ जनता दल यूनाइटेड में से? क्या मेरे मुख्यमंत्री ने एक शब्द भी इस पर बोलना ज़रूरी समझा? या राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी नेता ने इसके खिलाफ एक भी शब्द बोलना ज़रूरी समझा? अगर वो लोग नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब मौन समर्थन है इन तमाम दलों का। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की तरफ से एक बार इसके ऊपर कोई खंडन नहीं आया। तो खंडन नहीं करना, मौन सहमति ही आप दे रहे हैं। और ये बिल्कुल सही कहा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि ये सुनियोजित तरीके से एक रणनीति के तहत ये लोग सनातन धर्म को समाप्त करने की साजिश रच रहे हैं। बिहार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से कल देर रात फतवा में ट्रिपल मर्डर हुआ, हाजीपुर में भी लगातार हत्या हो रही है, कैसा देखते हैं? भाई रोज़ हत्याएं हो रही हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है जब मैं बिहार के अलग अलग ज़िले में सिर्फ हत्याओं को लेकर मैं ना जा रहा हूँ। परसों हम लोग कैमूर में थे, उसके बाद रोहतास हम लोग गए थे, कल मोतिहारी में हम गए हुए थे, अभी हम जा रहे हैं रोसड़ा में, वहाँ पे एक डिप्टी मेयर का वहाँ पे मर्डर हो गया। फतवा में कल रात की ये घटना घटी है। हाजीपुर में, बिहार का कौन सा ज़िला ऐसा है? भाई पटना की बात ले लीजिए, जब यहीं के एसएसपी बोलते हैं कि एक महीने में 30 हत्याएं हो रही हैं, औसतन रोज़ की एक हत्या सिर्फ और सिर्फ पटना में, तो सोचिए पूरे प्रदेश भर में। और ये तो वो हत्याएं भैया जो सुर्खियाँ बनती हैं, सामने आती हैं। कितनी तो ऐसी हैं जिसको रफा दफा कर दिया जाता है प्रशासन के द्वारा। और यही कारण है कि बिहार में अपराध नियंत्रित नहीं हो रहा, अपराध रुक ही नहीं पा रहा है। मेरे मुख्यमंत्री को चिंता ही नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री अपनी ही राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। कल मुजफ्फरपुर में इतनी बड़ी घटना घट गई, वहाँ पे इतने बच्चे 9 में, बताइए ये इनका विकास का मॉडल है? मुख्यमंत्री जब बोलते हैं अरे हम इतना विकास करते हैं, कईयों को तो दिखता ही नहीं है, हम सिर्फ काम पे ध्यान देते हैं, ये आपका काम है? 18 साल के बाद आज भी मेरे बच्चे 9 पर चढ़कर विद्यालय जाने के लिए मजबूर हैं। क्या ये विकास है? क्यों नहीं उसके ऊपर ब्रिज बनाया गया? कल वहाँ पे डीएम जाते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ इस पर ब्रिज बन सकता है। तो आप क्या बच्चों के मरने का इंतज़ार कर रहे थे ब्रिज बनाने के लिए? और मेरे मुख्यमंत्री की मतलब उनका अहंकार देखिए। मुख्यमंत्री वहीं हैं, उसी ज़िले में हैं, और वहीं से खड़े होकर बोलते हैं कि हाँ हम डीएम को बोल दिए जाने के लिए। भाई कितने बच्चे मरे हैं, कितने बच्चे अभी भी लापता हैं वहाँ पे। थोड़ी सी तो संवेदना दिखाइए मुख्यमंत्री जी। इतना अहंकार, बड़ों बड़ों का अहंकार नहीं रहा, ये अहंकार आपका भी जाएगा मुख्यमंत्री जी। पर बच्चे मरे हैं, कम से कम उसमें तो जाकर संवेदना दिखाइए। एक तस्वीर मेरी दिखा दीजिए मेरे मुख्यमंत्री की किसी पीड़ित परिवार के साथ, जहाँ पर जाकर किसी के इन्होंने आंसू पोंछे हो। और यही कारण है क्योंकि ये पीड़ित परिवारों से मिलते नहीं हैं। कल अगर मुजफ्फरपुर चले जाते तो क्या वहाँ पे प्रशासन ज़्यादा मुस्तैदी से बचे हुए बच्चों को ढूंढने के कार्य में नहीं लगता? क्या वहाँ पे कैसे पुल बने ताकि अगली बार ऐसा हादसा नहीं हो, तत्काल वहीं ऑन द स्पॉट डिसीजन नहीं ले लिया जाता? या किसी भी एक भी हत्या पर मेरे मुख्यमंत्री गए होते तो अपराधियों को एक कड़ा संदेश नहीं जाता कि भैया मुख्यमंत्री हैं जो कि प्रदेश के गृह मंत्री हैं, वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके मन में डर बैठता। पर यहाँ तो डर बैठना तो दूर, उल्टा प्रशासन संरक्षण दे रहा है। और यही कारण है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से समाप्त होता जा रहा है। और आज जो मुख्यमंत्री चिराग मॉडल की वजह से बोलते हैं कि हम तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, यही कारण है मुख्यमंत्री जी कि आप तीसरे नंबर की पार्टी बने हैं। अगले चुनाव आते आते तक आपका खाता तक खोलना मुश्किल हो जाएगा, इतना आक्रोश है बिहार की जनता में। भाई बहुत ज़रूरी है इनको कुछ ना कुछ विपक्षी दलों के इस गठबंधन में कुछ बनाना। अगर नहीं इनको बनाया गया तो मेरे मुख्यमंत्री वापस से उस गठबंधन से असहज होंगे और पलटी मारने की तैयारी कर लेंगे।
तो अगर वो इंडिया गठबंधन के लोग अगर चाहते हैं कि इनको अपने साथ रखें, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री के बारे में एक बात स्पष्ट है भैया, कुर्सी के बिना वो रह नहीं सकते। वो इस गठबंधन में जाएं या उस गठबंधन में जाएं, उनको कुर्सी चाहिए ही चाहिए। और वो विपक्षी दलों के इस गठबंधन में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री बनने की लालसा से ही वो गए हैं। और अगर आप उनको कन्वीनर भी नहीं बनाएंगे, अगर आप उनको एक संयोजक का भी पद नहीं देंगे, तो ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री कभी भी पलटी मारने की तैयारी करेंगे। जैसा मैंने कहा, वो बिना कुर्सी के रह नहीं सकते। उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं सबसे बढ़कर हैं।